दोस्तों नमस्कार। जेन जी, शायद आपको नाम याद होगा, सुना सुना सा लगता है। जेन जी यानी कि जनरेशन जेड। नेपाल से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, इसको नाम दिया गया जेन जी। क्यों दिया गया? इसके बैकग्राउंड में क्या था युवा प्रदर्शन की डिमांड्स का? क्यों ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ? इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए, युवाओं द्वारा हुए, इसके बाद भी। बाद की कहानी, जब जेन जी नेपाल तक सीमित रहा, सत्ता परिवर्तन हुआ तो लगभग लोगों ने भुला दिया जेन जी। लेकिन जो ही ये दुनिया के दूसरे देशों में फैला, दूसरे हिस्सों में फैला, एक बार फिर से लगा कि जेन जी एक ताकत है, युवा वर्ग की ताकत। तो आज हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कविता जोशी। इस पर रिसर्च की है उन्होंने, तो चर्चा करेंगे उनके साथ जेन जी के इस मुद्दे पे। तो स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। ये आखिर जेन जी क्या है? जी, नेपाल से जो शुरू हुआ, ये जेन जी का नाम क्यों दिया गया जी। और साथ ही इसके बैकग्राउंड में ऐसे क्या मुद्दे थे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ? जी देखिए विनोद, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, उसमें सितंबर 2025 में शुरू हुए जो विरोध प्रदर्शन थे, उसमें इस दक्षिण एशियाई देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से युवाओं ने किया, जिन्हें अक्सर हम जेन जी यानी कि जनरेशन जेड कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जेन जी कौन है। तो जेन जी वो युवा हैं जो लगभग 1996 से 2010 के बीच पैदा हुए हैं। ये वही पीढ़ी है जो इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई, यानी डिजिटल नेटिव्स, जिन्हें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और जो किसी भी अन्याय के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह खड़े होने का साहस रखते हैं। तो ये है जेन जी। तो जो नेपाल में शुरू हुआ प्रोटेस्ट, उससे पहले भी कुछ कंट्रीज में हुआ जी, जिसे चाहे जेन जी नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो क्या मुद्दे थे उन कंट्रीज के? कौन से थे मुद्दे? क्या थे उनकी बैकग्राउंड में? क्या वही मुद्दे थे जो नेपाल से जुड़े या कुछ अलग से थे? जी, तो हम सबसे पहले नेपाल की ही बात करेंगे। तो जो नेपाल में हुआ जेन जी का आंदोलन है, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। ये आंदोलन तब शुरू हुआ जब सरकार ने सितंबर 2025 के शुरू में लगभग 26 लोकप्रिय जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और एक्स हो गया, इनको अनियमित पंजीकरण न करने के कारण बैन कर दिया था। लेकिन ये बस एक ट्रिगर था। जो रियल कारण थे वो थे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं पर भरोसे की कमी। ये रियल कारण थे और इस फैसले की वजह से ही युवा अचानक सक्रिय हो गए। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और व्यापक राजनीतिक असंतोष का प्रतीक माना। जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने संसद भवन सहित कई सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा दी थी। काठमांडू की सड़कों पर वी आर जेन जी और नो मोर साइलेंस जैसे नारे गूंजने लगे थे। सरकार को पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। इंटरनेट भी बार बार बंद किया गया, लेकिन विरोध नहीं थमा। आखिरकार प्रदर्शन को बढ़ता देख, स्थिति की गंभीरता को देखकर सरकार को अपना ये जो बैन लगाया गया था वो वापस लेना पड़ा। यही नहीं, जो नेपाल के पीएम है उनको रिजाइन भी करना पड़ा था और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुशीला कार्की को पीएम पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये तो नेपाल का मुद्दा था। इसके अलावा कई जगहों पर भी इसके बाद जेनजियों का जो कह सकते हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ और बांग्लादेश में हुआ, तो उनके क्या मुद्दे थे? मतलब वो अंत कैसे हुआ उनका, बंद कैसे हुए ये प्रोटेस्ट? जी, तो देखिए नेपाल का जो प्रदर्शन था वो तो थम गया, लेकिन जेनजियों का प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, जो अलग अलग देश हैं वहां भी अब जेनजी उठने लगे हैं। नेपाल से लगी ये आग दुनिया की अब कई देशों में सुलगने लगी है। जबकि एक बार तो ये आभास हुआ था कि ये सिलसिला अब थम गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विरोध आंदोलन जो आंशिक रूप से ऑनलाइन युवा संस्कृति की व्यापकता से फैले हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, केन्या, मेडागास्कर, मोरक्को और पेरू में भी फैल चुके हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में तो सरकार तक गिरा दी। मोरक्को में भी ये विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। मोरक्को के अलग अलग शहरों में सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शन शुरू हुए और इस आंदोलन का नाम रखा गया जेन जी 212।
वैसे आपको बता दूं कि नेपाल का ये आंदोलन नया नहीं है। इससे पहले भी जैसे आपने कहा कि श्रीलंका में साल 2022, बांग्लादेश और केन्या में साल 2024 में ऐसे ही प्रोटेस्ट हो चुके हैं। हालांकि इन प्रोटेस्ट को जेंजी का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो थे वो युवा वर्ग ने ही शुरू किए थे। नेपाल के बाद मेडागास्कर, फिलीपींस और मोरक्को में ये प्रदर्शन आज तक जारी है। दुनिया के कई देशों में जेंजी ने अपने अपने मुद्दों पर सरकार को चुनौती दी है। बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका में साल 2022 में आर्थिक संकट काफी गहरा था। इस परिस्थिति में मार्च अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था विरोध आंदोलन। युवा और कॉलेज छात्रों ने इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका यानी आगे आके भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के दौरान आखिरकार जो वहां के राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्सा, उनको आखिरकार देश छोड़कर जाना पड़ा था और इस्तीफा तक देना पड़ गया था। इसी तरह हम देखें कि बांग्लादेश, वहां पे भी जुलाई 2024 में छात्र केंद्रित विरोध शुरू हुआ था। ट्रिगर था सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली यानी कोटा सिस्टम को पुनर्स्थापित करने वाला फैसला। अब केन्या में भी जून 2024 को बड़े पैमाने पर युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ था। ट्रिगर रहा था फाइनेंस बिल, जिसमें टैक्स वृद्धि शामिल थी। अगले साल जून 2025 को फिर से केन्या में उसी किस्म का नए सिरे से विरोध हुआ था, जिससे युवाओं ने पुलिस क्रूरता, उच्च रहने की लागत, बेरोजगारी, शासन में भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को उठाया था। इंडोनेशिया भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ तो डार्क इंडोनेशिया नाम से प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें देश के कई शहरों में छात्रों ने आंशिक रूप से बढ़ती सामाजिक सुरक्षा कटौतियों, शिक्षा वित्त पोषण में बदलाव और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताया था। इसके अलावा अगर हम फिलीपींस की तरफ जाएं, तो फिलीपींस में भी नेपाल की ही तरह एक बड़ा आंदोलन जो था वो आयोजित किया गया था, जिसे नाम दिया गया ट्रिलियन पैसो मार्च। अब मेडागास्कर में भी नेपाल जैसे ही हालात बने हैं। बार बार बिजली कटौती, पानी की आपूर्ति में गिरावट जैसे मुद्दों को लेकर जेंजी सड़कों पर आए हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया जेंजी मेडागास्कर। दरअसल हर जनरेशन जेड आंदोलन का तत्कालिक कारण अलग अलग रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हर देश में जो कई लोग हैं जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों को देख रहे हैं, वो सारी युवा आबादी है। बताते चले कि नेपाल में जो औसत आयु रही है जेंजियों की, वो 16 से 40 साल है, यानी कि कुल पॉपुलेशन का 41%। तो अब अगर इसे जेंजी, ये प्रोटेस्ट और युवा वर्ग की लड़ाई, भारत के कंटेस्ट में आप इसे कैसे देखते हैं जी? क्या आपको लगता है किसी स्टेज पे आके, यानी कि कब तक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है ऐसा युवाओं द्वारा ऐसा जेंजी टाइप का जो प्रदर्शन है? तो और कुछ आप थोड़ा इस पे भी रोशनी डालेंगे कि लद्दाख में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जिसे कुछ जेंजी का नाम भी दिया गया? जी विनोद, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत में भी जो जेंजी है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी युवा संख्या जो है वो टोटल पॉपुलेशन की 27% है, जो दुनिया की सबसे बड़े युवा समूह में से एक है। तो युवाओं में असंतोष के मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी हो गया, शिक्षा में असमानता हो गया और डिजिटल सेंसरशिप हो गया, ये सब मौजूद है इंडिया में। लेकिन जो आपने लद्दाख का मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही है कि लद्दाख में भी हाल ही में युवाओं का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जेंजी शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जो संकेत देता है कि युवा सक्रिय है इंडिया में भी। हालांकि भारत में इतना जो विविध समाज है और मजबूत सरकारी नियंत्रण तंत्र है कि नेपाल जैसी लहर जो है वो एकदम से फैलना भारत में मुश्किल लग रहा है। जी, कुछ ये भी है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मिडिल क्लास है, जी, जो युवाओं को ज्यादा उसकी संख्या है जिसमें, तो वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जी बिल्कुल। तो एक चीज और जो मेरे उसमें आ रही थी जहन में कि ये इन्होंने सरकारें बदली, युवा वर्ग ने प्रोटेस्ट में जेंजी का नाम दिया गया या नहीं, शुरू से लेके अब तक का जो है सारा जी। लेकिन कहीं बाद में सरकारें बदल गई, चाहे इनकी कहीं सरकार के अंदर नीतियां बनाने में या कहीं भागीदारी नहीं दिखी। जी बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा सोचने का मुद्दा है। बिल्कुल आपने सही कहा
लेकिन अगर देखा जाए तो नेपाल की सड़कों से जो ये आग उठी है वो अब सीमाएं पार कर रही है ऑब्वियसली। लेकिन ये सिर्फ देश का आंदोलन नहीं बल्कि एक हम कह सकते हैं पीढ़ी की पुकार है जो बदलाव के लिए तरस रही है। उन्होंने बिल्कुल साबित किया है कि बदलाव लाने की उनमें ताकत है, लेकिन ये युवा वर्ग जिन मुद्दों को लेकर संघर्षरत है वो मुकाम हासिल कर पाएंगे या नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो दोस्तों यहीं पे आज का ये जेन ज़ी वर्ल्ड के कंटेस्ट में जिन देशों में ये हुआ जहां चल रहा है और इंडिया के कंटेस्ट में कैसा लगा आपको कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए हमें YouTube पर। इसके साथ ही हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।